हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एलिमिनेट नेगेटिव थिंकिंग बाय डेरिक हावेल बुक के बारे में। किशोर शर्मा एक 32 साल का आदमी जो दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। उसकी लाइफ बाहर से तो ठीक ठाक लगती थी, लेकिन अंदर से एक कांस्टेंट केओस चल रहा था। काम की टेंशन, घर की जिम्मेदारियां और फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी ने उसे मेंटली ड्रेन कर दिया था। उसका माइंड हमेशा वर्स्ट केस सिनारियोस में घुसा रहता था। अगर बॉस ने कुछ स्टर्न टोन में बात कर ली तो उसे लगता था कि उसकी नौकरी खतरे में है। अगर किसी दोस्त का कॉल मिस हो गया तो उसे डर लगता कि कहीं दोस्ती खत्म तो नहीं हो रही। हर छोटी बात में नेगेटिविटी ढूंढने की उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन ऑफिस से घर लौटते हुए उसकी नज़र सड़क के किनारे लगे एक बुक स्टॉल पर पड़ी। वैसे तो किशोर को पढ़ने का शौक नहीं था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उसकी नज़र एक किताब पर टिक गई, एलिमिनेट नेगेटिव थिंकिंग। उसके सबटाइटल ने जैसे उसकी अंदरूनी हालत बयां कर दी, ओवरकम नेगेटिविटी, कंट्रोल योर थॉट्स एंड स्टॉप ओवर थिंकिंग। उसने बिना ज्यादा सोचे वो किताब खरीद ली। उस रात घर आकर जब वो किताब के पहले चैप्टर पर पहुंचा तो उसने पढ़ा, अंडरस्टैंड द ब्रेन्स नेगेटिविटी बायस। पहली लाइन ने ही उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। मानव मस्तिष्क को नकारात्मक अनुभवों को प्राथमिकता देने के लिए डिजाइन किया गया है एक संरक्षण मैकेनिज्म। उसने खुद से सवाल किया, तो क्या मेरी ये कांस्टेंट नेगेटिविटी मेरी गलती नहीं है, बल्कि मेरे दिमाग की वायरिंग की वजह से है? ये रियलाइजेशन उसके लिए आई ओपनर था। किशोर ने किताब पढ़ते पढ़ते अपने बचपन के दिनों को याद किया। जब वो छोटा था, एक बार उसने गलती से अपनी माँ का दिया हुआ टिफिन स्कूल में खो दिया था। उस दिन माँ ने कुछ डांटा था, लेकिन उस एक छोटी सी घटना ने उसके दिमाग में ऐसा असर डाला कि आज तक वो हर छोटी चीज को बड़ा बना लेता है। उसने सोचा, शायद मेरा दिमाग हर नेगेटिव चीज को इतनी जल्दी पकड़ लेता है क्योंकि वो खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन ये प्रोटेक्शन अब मेरे लिए बर्डन बन गया है। किताब में आगे लिखा था कि ये नेगेटिविटी बायस एवोल्यूशनरी है। पुराने समय में जब इंसान जंगलों में रहता था, उसे हर नेगेटिव चीज पर तुरंत रिएक्ट करना होता था ताकि वो जिंदा रह सके। लेकिन आज के ज़माने में जहां जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, ये बायस सिर्फ अननेसेसरी स्ट्रेस और एंग्जाइटी बढ़ाता है। किशोर को लगा जैसे ये सब बातें उसके लिए ही लिखी गई थीं। उसने किताब में एक एक्सरसाइज पढ़ी, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना। उसने तय किया कि अगले दिन से वो अपने दिमाग में आने वाले हर थॉट को कॉन्शियसली नोटिस करेगा। वो देखेगा कि कौन सा थॉट नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव। अगली सुबह किशोर ने अपने रूटीन में कुछ बदलाव किया। उसने सबसे पहले एक नोटबुक उठाई और उसमें लिखा, आज मैं अपने विचारों को देखूंगा। ऑफिस जाते वक्त मेट्रो में उसने कॉन्शियसली अपने थॉट्स को ट्रैक करना शुरू किया। जब एक आदमी ने उसे धक्का दिया तो सबसे पहले उसके दिमाग में आया, लोग इतने इनकंसिडरेट क्यों होते हैं? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को रोक लिया। उसने सोचा, शायद उस आदमी की खुद की लाइफ में कुछ दिक्कतें चल रही होंगी। मैं इस छोटी सी बात को इतना पर्सनली क्यों ले रहा हूं? उस दिन ऑफिस में भी उसने अपने थॉट्स को ऑब्जर्व किया। जब बॉस ने कहा, आई नीड दिस रिपोर्ट ASAP, तो उसका पहला रिएक्शन था, क्या मैं इतना इनकेपेबल हूं कि मुझे बार बार हरी अप बोलना होता है? लेकिन फिर उसने कॉन्शियसली खुद को समझाया, शायद बॉस को अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, ये मेरे काम की आलोचना नहीं है। दिन के अंत में जब उसने अपनी नोटबुक खोली और अपने ऑब्जर्वेशंस लिखे तो उसे महसूस हुआ कि उसका दिमाग सच में नेगेटिविटी को कितना एम्प्लीफाई करता है। उसने लिखा, 1 थॉट, मेट्रो वाले आदमी ने जानबूझकर मुझे धक्का दिया। रियलिटी, शायद वो भी स्ट्रेस में था। 2 थॉट, बॉस को मेरा काम पसंद नहीं आया। रियलिटी, ये सिर्फ अर्जेंसी की बात थी, मेरी परफॉर्मेंस की नहीं। उसने रियलाइज किया कि नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना कितना जरूरी है। ये ऑटोमेटिक पैटर्न नहीं था जिसे वो ब्रेक नहीं कर सकता। किताब में एक और कॉन्सेप्ट था, रीडायरेक्ट योर फोकस टुवर्ड पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज। किशोर ने इसे प्रैक्टिकल बनाने के लिए एक प्लान बनाया। उसने सोचा कि हर दिन वो कॉन्शियसली 3 चीजें लिखेगा जिनके लिए वो ग्रेटफुल है। पहले दिन उसे ये टास्क कुछ मुश्किल लगा। उसकी आदत जो नेगेटिविटी की थी, लेकिन उसने जबरदस्ती 3 चीजें लिखी। 1 मेरे पास एक स्टेडी नौकरी है। 2
मेरे दोस्तों का सपोर्ट है। 3, आज सुबह का वेदर बहुत अच्छा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए ये प्रैक्टिस उसके लिए आसान होती गई। हर दिन ग्रेटफुलनेस की लिस्ट बढ़ती गई। उसने महसूस किया कि उसके दिमाग का फोकस अब छोटी छोटी खुशियों पर जाने लगा था, न कि इमेजिन्ड प्रॉब्लम्स पर। किशोर ने एक और हैबिट अडॉप्ट की, खुद से सवाल पूछना। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता तो वो खुद से पूछता, क्या ये थॉट मुझे किसी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरफ ले जा रहा है? अगर जवाब नो होता तो वो उस थॉट को छोड़ देता। धीरे धीरे ये प्रोसेस ऑटोमेटेड होने लगा। एक दिन जब उसका चाइल्डहुड फ्रेंड रजत उससे मिलने आया तो उसने पूछा, यार तुझे क्या हो गया है? तू इतना शांत और सॉर्टेड कैसे दिख रहा है? किशोर ने मुस्कुराकर कहा, बस कुछ अपने दिमाग को ट्रेन करना सीख लिया है। रजत को यकीन नहीं हुआ। उसने हंसते हुए कहा, दिमाग को ट्रेन करना? क्या कोई जिम है इसका? अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। किशोर ने मजाक में जवाब दिया, हाँ, मेंटल जिम। और उसका पहला रूल है कि नेगेटिविटी से बचो। रात को जब किशोर अपने बिस्तर पर लेटा तो उसने सोचा, ये तो बस शुरुआत है, मुझे ये जर्नी जारी रखनी है। ये सिर्फ थॉट मैनेजमेंट का खेल नहीं है, बल्कि सेल्फ लव और पॉजिटिविटी का भी है। उसने किताब के अगले चैप्टर्स की तरफ देखा और मन ही मन खुद से वादा किया कि हर लेसन को वो अपने लाइफ का हिस्सा बनाएगा। किशोर ने किताब के अगले चैप्टर की तरफ देखा, जिसका टाइटल था रिप्लेस शुड स्टेटमेंट्स विद माइंडफुल लैंग्वेज। ये पढ़ते ही उसने सोचा, अरे ये तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी दिक्कत है। वो हर चीज को लेकर खुद पर इतना प्रेशर डालता था कि अक्सर परेशान हो जाता था। उसने पढ़ना शुरू किया, यूजिंग फ्रेजेस लाइक आई शुड क्रिएट्स गिल्ट एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। इस लाइन ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। वो दिन में न जाने कितनी बार खुद से आई शुड वाली बातें करता था। मुझे जल्दी उठना चाहिए, मुझे जिम जाना चाहिए, मुझे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए और न जाने क्या क्या। लेकिन न जाने क्यों इन शुड वाले सेंटेंसेस से उसे कभी मोटिवेशन नहीं मिलती थी, बल्कि गिल्ट का एक अजीब सा बोझ लगता था। किताब आगे कह रही थी कि आई शुड को रिप्लेस करो ऐसे शब्दों से जो ज्यादा माइंडफुल हों, जैसे आई वॉन्ट या आई चूज टू। उसने सोचा, ये तो एकदम नया कॉन्सेप्ट है, मैं कभी इस तरह से सोचता ही नहीं। शायद इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि मैं कुछ ना कुछ गलत कर रहा हूं। उसने किताब बंद की और अपनी डायरी निकाली। उसने लिखा, आज से मैं ये प्रैक्टिस करूंगा कि आई शुड को हटाकर आई वॉन्ट या आई चूज टू कहने की कोशिश करूंगा। देखते हैं इससे क्या फर्क होता है। अगली सुबह अलार्म बजते ही किशोर की आंख खुली। उसने देखा कि अभी 6 बज रहे हैं। उसका पहला थॉट था, मुझे अभी उठना चाहिए और मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसे आई शुड नहीं कहना है। उसने एक गहरी सांस ली और अपने दिमाग में उस थॉट को रीफ्रेम किया, क्या मैं वॉक पर जाना चाहता हूं? उसने कुछ सेकंड सोचा और जवाब दिया, हाँ, मैं जाना चाहता हूं, क्योंकि इससे मुझे अच्छा महसूस होता है। इस छोटे से बदलाव ने उसे हैरान कर दिया। वो बिस्तर से उठा और बिना किसी गिल्ट के तैयार होकर वॉक पर निकल गया। उसने महसूस किया कि सिर्फ एक शब्द बदलने से उसकी पूरी एनर्जी बदल गई थी। दिन भर उसने कॉन्शियसली इस प्रैक्टिस को अप्लाई करने की कोशिश की। ऑफिस में जब बॉस ने उसे एक नया प्रोजेक्ट दिया तो उसके दिमाग में तुरंत आया, मुझे ये काम पूरा करना चाहिए। लेकिन उसने खुद को रोका और सोचा, क्या मैं इस काम को पूरा करना चाहता हूं? उसने खुद से कहा, हाँ, क्योंकि ये मेरी ग्रोथ के लिए अच्छा है और मुझे ये सीखने का मौका देगा। इस थॉट ने उसे स्ट्रेस की जगह एक्साइटमेंट दी। उस दिन शाम को जब किशोर घर आया तो उसने महसूस किया कि उसका दिन कितना पीसफुल था। उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने देखा कि शुड को हटाने से कितना फर्क होता है। पहले मैं हर काम को एक बर्डन की तरह देखता था, लेकिन जब मैंने उसे अपनी चॉइस बना दिया तो वो बर्डन लाइट हो गया। कुछ दिनों बाद जब किशोर ने इस प्रैक्टिस को और डीपली अडॉप्ट करना शुरू किया तो उसने खुद में एक और पैटर्न नोटिस किया। वो अक्सर गिल्ट से ड्रिवन डिसीजंस लेता था। अगर कोई दोस्त उसे कॉल करता और वो उठा नहीं पाता तो तुरंत सोचता, मुझे उसे तुरंत कॉल करना चाहिए, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। लेकिन अब
उसने सोचना शुरू किया, क्या मैं अभी कॉल करना चाहता हूं या इसे बाद में करना सही रहेगा। एक दिन उसका दोस्त रजत फिर मिलने आया। रजत ने पूछा, यार तू इतना चिल कैसे रहता है? मैं तो हमेशा गिल्ट में जीता हूं, हर समय लगता है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। किशोर मुस्कुराया और बोला, भाई मैंने एक नया रूल सीखा है, शुड को वांट या चुनना से रिप्लेस करना। तू भी ट्राई करके देख। रजत ने हंसकर कहा, यार ये तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन अगर मैं हमेशा वांट बोलने लगूं तो शायद मैं कुछ ना करूं। जैसे मैं कभी कभी सोचता हूं कि मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन ऑनेस्टली मुझे करनी नहीं होती। किशोर ने उसे समझाया, देख ये कोई बहाना नहीं है कि बस जो मन करे वही करो। ये प्रैक्टिस इसलिए है कि तू गिल्ट को कम करे और माइंडफुल डिसीजंस ले। अगर तुझे एक्सरसाइज नहीं करनी तो ये मत सोच कि मुझे करनी चाहिए, बल्कि सोच, क्या मैं अपने हेल्थ को इंप्रूव करना चाहता हूं? अगर हां तो ऑटोमेटिकली तेरा मन करेगा, और अगर जेन्युइनली नहीं है तो गिल्ट लेकर खुद को पनिश करने का क्या फायदा। रजत को यह बात समझ आ गई। उसने कहा, ठीक है मैं भी ट्राई करूंगा, लेकिन सुन, तुझे ये सब समझ कैसे आ रहा है? किशोर ने उसे किताब के बारे में बताया। रात को जब किशोर अकेला बैठा था, उसने सोचा कि उसकी लाइफ कितनी बदल रही है। वो अब खुद पर इतना हार्श नहीं था। पहले वो खुद को हर समय जज करता था, मुझे प्रोडक्टिव होना चाहिए, मुझे ज्यादा सोशल होना चाहिए, मुझे परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन अब उसने खुद से कंपैशनेट होना सीखा था। उसने एक और चीज नोटिस की, जब उसने खुद पर से शुड का दबाव हटाया तो वो दूसरों को भी जज करना कम कर रहा था। पहले अगर उसका कोई दोस्त किसी काम में देर कर देता तो किशोर सोचता उसे पंक्चुअल होना चाहिए, लेकिन अब वो सोचता शायद उसका कोई जेन्युइन रीजन होगा। एक दिन ऑफिस में उसके एक कॉलीग ने डेडलाइन मिस कर दी। किशोर का पहला रिएक्शन था, उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को रोका और सोचा, क्या मैं उसकी सिचुएशन को पूरी तरह समझता हूं? उसने काल्म होकर उस कॉलीग से बात की और उसकी परेशानी समझी। उसने महसूस किया कि दूसरों को जज करने से बेहतर है कि उन्हें कुछ स्पेस दिया जाए। इस प्रैक्टिस का असर उसकी रिलेशनशिप्स पर भी पड़ा। उसकी एक दोस्त नेहा, जो अक्सर उसकी लाइफ चॉइसेस पर कमेंट्स करती थी, उससे मिलने आई। उसने कैजुअली कहा, तुझे अपनी हेल्थ का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। मैंने देखा है कि तू बाहर का खाना बहुत खाता है। पहले किशोर को ऐसे कमेंट्स सुनकर इरिटेट हो जाता था। उसे लगता था कि लोग अननेसेसरी उसे जज कर रहे हैं, लेकिन अब उसने काल्मली सोचा, क्या नेहा जेन्युइनली मेरी हेल्थ की चिंता कर रही है? उसने उससे कहा, तुम्हारी बात सही है, मुझे अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन मैं ये तब करूंगा जब मैं रेडी फील करूंगा। नेहा उसकी काल्मनेस देखकर हैरान रह गई। उस रात किशोर ने महसूस किया कि सिर्फ लैंग्वेज बदलने से उसकी माइंडसेट कितना बदल गया था। शुड ने उसे हमेशा गिल्ट और प्रेशर में रखा था, लेकिन अब वांट और चूज टू ने उसकी लाइफ को बैलेंस में ला दिया था। उसने खुद से वादा किया कि वो इस प्रैक्टिस को आगे भी जारी रखेगा और दूसरों के साथ भी इसे शेयर करेगा। अगले दिन उसने किताब के अगले चैप्टर की तरफ देखा और सोचा, अब देखते हैं मुझे और क्या सीखने को मिलेगा। उसने अपने लिए चाय बनाई और अपने सफर को जारी रखने के लिए तैयार हो गया। किशोर ने किताब का अगला चैप्टर खोला। इस बार टाइटल था प्रैक्टिस थेरेपिस्ट अप्रूव्ड थॉट रिफ्रेमिंग। उसने खुद से धीरे से कहा, थॉट रिफ्रेमिंग, ये क्या नया कॉन्सेप्ट है? उसे याद आया कि वो कई बार अपनी लाइफ के बारे में ऐसी बातें सोचता है जो उसे बस परेशान करती हैं। शायद ये चैप्टर उसकी उन आदतों को सुधारने में मदद कर सकता था। किताब की पहली लाइन थी, आइडेंटिफाई एंड चैलेंज डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न्स। किशोर ने इसे पढ़ा और रुककर सोचा, विकृत सोचने के पैटर्न, क्या ये वही है जब मैं हर चीज के वॉरेस्ट केस स्कीनेरियो के बारे में सोचने लगता हूं? जैसे उस दिन ऑफिस में जब उसका प्रेजेंटेशन खराब हो गया था तो उसने खुद से कहा था, मैं कभी अच्छा नहीं कर सकता, मुझे हमेशा एम्बैरेसमेंट ही झेलनी पड़ती है। लेकिन क्या यह सच था? क्या वो हर बार फेल ही होता था? उसने महसूस किया कि वो अक्सर चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखता है, या तो पूरी तरह सक्सेस या पूरी तरह फेलियर। किताब आगे समझा रही थी कि कैसे इन डिस्टॉर्टेड थॉट्स को पहचानना और उन्हें चैलेंज करना जरूरी है। उसने पढ़ा,
Replace them with balanced perspectives. For example, instead of "I'll never solve this problem," try thinking, "I can break this down into smaller steps." इस लाइन ने उसे एकदम प्रैक्टिकल लगा। उसने सोचा, तो बेसिकली मुझे अपनी सोच को कुछ लॉजिकल और बैलेंस्ड बनाना है। ये तो डूएबल लगता है। उसने किताब को एक तरफ रखा और सोचा कि इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई किया जाए। उसने अपनी डायरी निकाली और एक कॉलम बनाया। पहले कॉलम में उसने लिखा डिस्टॉर्टेड थॉट और दूसरे कॉलम में रिफ्रेम्ड थॉट। उसने सबसे पहले हाल ही की एक परेशानी को लिया। पिछले हफ्ते जब उसे ऑफिस के एक बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई थी तो उसका पहला रिएक्शन था, ये तो मेरे बस का काम नहीं है, मैं इसे कभी नहीं कर पाऊंगा। उसने इसे पहले कॉलम में लिखा, फिर दूसरे कॉलम में उसने लिखा, ये प्रोजेक्ट मुश्किल है, लेकिन मैं इसे छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर सकता हूं और हर स्टेप पर फोकस करके इसे कंप्लीट कर सकता हूं। डायरी में ये लिखते ही उसे हल्का महसूस हुआ। उसने सोचा, यार, ये रिफ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट तो सच में काम करता है। जब मैं खुद को नहीं कर सकता बोलता हूं तो लगता है कि पूरी दुनिया मुझ पर हंस रही है, लेकिन जब मैंने इसे छोटे स्टेप्स में डिवाइड किया तो ये डूएबल लगा। अगले दिन ऑफिस में उसने इस थॉट प्रोसेस को फिर अप्लाई किया। उसका टीम लीड उससे कुछ करेक्शंस मांग रहा था और किशोर के दिमाग में तुरंत आया, मैं हमेशा गलतियां करता हूं, मुझसे कभी कुछ सही नहीं होता। लेकिन इस बार उसने खुद को रोका और सोचा, वेट, क्या मैं सच में हमेशा गलतियां करता हूं या ये बस एक बार का फीडबैक है? उसने उस थॉट को रीफ्रेम्ड किया, मुझसे एक छोटी गलती हुई है और मैं इसे सुधार सकता हूं। उसके इस बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव ने उसे शांत रखा और उसने करेक्शंस को बिना किसी गिल्ट या स्ट्रेस के कंप्लीट कर दिया। शाम को जब वो घर आया तो उसने महसूस किया कि उसकी एनर्जी बची हुई थी। पहले वो दिन भर अपने नेगेटिव थॉट्स से थक जाता था, लेकिन अब रिफ्रेमिंग ने उसे मेंटली रिलैक्स रखा था। उसने अपनी डायरी में लिखा, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हमारी एनर्जी को खा जाते हैं, उन्हें चैलेंज करना और रिप्लेस करना जरूरी है। कुछ दिनों बाद उसने इस टेक्निक को अपनी पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई किया। उसकी बहन ने उससे कैजुअली कहा, तुम अब भी उतने एम्बिशियस नहीं लगते जितना तुम्हें होना चाहिए। यह सुनकर पहले तो उसे गुस्सा आया। उसने सोचा, मुझे हमेशा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, शायद मैं सच में बेकार हूं। लेकिन फिर उसने अपनी किताब में सीखी हुई बात को याद किया। उसने गहरी सांस ली और सोचा, क्या मेरी बहन का कमेंट मेरे पूरे व्यक्तित्व को डिफाइन करता है या ये बस उसका पर्सपेक्टिव है? उसने इस थॉट को रीफ्रेम्ड किया, मेरी बहन अपनी चिंता जाहिर कर रही है, लेकिन मैं अपनी प्रोग्रेस के हिसाब से ठीक कर रहा हूं, मुझे खुद पर भरोसा है। इस छोटे से रिफ्रेमिंग ने उसे अपने इमोशंस पर काबू रखने में मदद की। उसने अपनी बहन से काल्मली कहा, तुम्हारी बात सही हो सकती है, लेकिन मैं अपने हिसाब से ग्रो कर रहा हूं, मैं अपनी जर्नी में कंफर्टेबल हूं। उसकी बहन ने कुछ सोचकर कहा, शायद मैं अननेसेसरीली हार्श हो रही थी, तुम्हें अपना पेस रखने का हक है। यह सुनकर किशोर को एहसास हुआ कि जब आप खुद के साथ काइंड रहते हैं तो लोग भी आपके साथ जेंटल हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद किशोर ने अपनी सबसे बड़ी डरावनी सोच, कैटास्ट्रोफाइजिंग, को एड्रेस करने का फैसला किया। वो अक्सर छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना देता था कि उन्हें फेस करना इम्पॉसिबल लगने लगता था। जैसे अगर उसकी दोस्त उससे मिलने आने का प्लान कैंसिल कर देती तो वो सोचता, शायद उसने मुझसे दोस्ती खत्म कर दी है, अब वो मुझसे कभी बात नहीं करेगी। लेकिन अब उसने इस सोच को चैलेंज किया। उसने सोचा, क्या सच में ये इतनी बड़ी बात है या फिर उसका कोई जेन्युइन रीजन हो सकता है? उसने खुद को काल्म किया और सोचा, शायद वो बिजी है, मैं बाद में उससे बात कर सकता हूं। इस प्रैक्टिस का असर उसकी एंग्जाइटी पर पड़ा। वो अब छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होना छोड़ चुका था। उसने अपनी डायरी में लिखा, कैटास्ट्रोफाइजिंग आपकी इमेजिनेशन को आप पर हावी कर देता है, इसे बैलेंस में लाना जरूरी है। उसने ये टेक्निक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना शुरू किया। एक दिन उसका दोस्त रोहन उससे मिलने आया। रोहन ने कहा, यार, मेरा बॉस मुझे हमेशा क्रिटिसाइज करता है, मैं शायद कभी भी उसकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतर पाऊंगा। किशोर ने मुस्कुराकर कहा, भाई, ये डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है। तू हमेशा सोचता है कि तू फेल कर जाएगा, लेकिन क्या तूने कभी देखा है कि तेरी कौन सी चीजें सही जाती हैं? रोहन ने कुछ सोचा और कहा, हाँ, शायद मैं अपनी अचीवमेंट्स को इग्नोर करता हूं।
किशोर ने उसे समझाया, देख, जब भी ऐसा थॉट आए तो उसे लिख और फिर उसे चैलेंज कर। जैसे मैं कभी कुछ सही नहीं करता को बदल कर सोच, मैंने कई बार सही डिसीजंस लिए हैं, ये बस एक फीडबैक है जिससे मैं इंप्रूव कर सकता हूं। रोहन ने उसकी बात मानी और कहा, यार ये तो इंटरेस्टिंग है, मैं ट्राई करूंगा। किशोर को लगा कि उसने न सिर्फ खुद की सोच को बदला बल्कि दूसरों को भी बदलने की राह दिखाई। उसने महसूस किया कि थॉट रीफ्रेमिंग सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज नहीं थी बल्कि ये एक लाइफ स्किल थी। उसने सोचा, अगर मैं इसे रोज प्रैक्टिस करता रहा तो मेरी लाइफ कितनी पीसफुल और प्रोडक्टिव हो सकती है। किशोर ने किताब का अगला पन्ना पलटा और देखा, नया चैप्टर था डेवलप डेली माइंडफुलनेस टेक्निक्स। उसने इसे पढ़ते ही खुद से कहा, माइंडफुलनेस, ये तो काफी बार सुना है, लेकिन असल में ये है क्या और इसे डेली बेसिस पर कैसे अपनाया जा सकता है। किताब की शुरुआत में लिखा था, यूज सिंपल एक्सरसाइजेज लाइक डीप ब्रीथिंग, जर्नलिंग और ग्राउंडिंग टू इंटरप्ट ओवर थिंकिंग। किशोर ने सोचा, ओवर थिंकिंग? भाई, ये तो मेरी रोजमर्रा की कहानी है। उसे एहसास हुआ कि कैसे उसके मन में छोटी छोटी बातें भी इतना बड़ा रूप ले लेती थीं कि वो बस एक साइकिल में फंसा रह जाता था। उसे पिछले हफ्ते की एक घटना याद आई। ऑफिस में बॉस ने सिर्फ इतना कहा था, किशोर, तुम्हारे रिपोर्ट्स और डिटेल्ड हो सकते हैं। बस ये सुनते ही उसके मन में एक डरावना सिनारियो बन गया था। पक्का बॉस को मेरा काम पसंद नहीं आया होगा, शायद वो मुझे यूजलेस समझते हैं, शायद मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। इन सब सोचों ने उसे इतना परेशान कर दिया था कि पूरी रात सो नहीं पाया। लेकिन अब किताब में माइंडफुलनेस टेक्निक्स के बारे में पढ़कर लगा कि शायद ये उसकी मदद कर सकती हैं। किताब ने सबसे पहले बात की डीप ब्रीदिंग की। उसने पढ़ा, When you're overwhelmed, pause and take a few deep breaths. Inhale deeply for 4 counts, hold for 4 counts, and exhale slowly for 6 counts. Repeat until you feel calm. किशोर को यह आसान और डुएबल लगा। उसने तुरंत इसे प्रैक्टिस करने का फैसला किया। उसने अपनी कुर्सी पर सीधा बैठकर गहरी सांस ली, 4 तक गिना, कुछ देर रोका और फिर धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ी। 3-4 बार ऐसा करने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसका माइंड कुछ शांत हो गया था। उसने सोचा, अरे ये तो सच में काम कर रहा है, बस इतनी छोटी सी चीज और ऐसा फर्क। अब किशोर ने अगले कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया, जर्नलिंग। उसने किताब में पढ़ा, अपने विचार, चिंताएं या भावनाएं बिना निर्णय के लिखें। जर्नलिंग हेल्प्स डिक्लटर योर माइंड एंड गिव्स यू क्लैरिटी। उसने तुरंत अपनी डायरी निकाली और लिखा, आज ऑफिस में मुझे लगा कि मेरी परफॉर्मेंस को लेकर बॉस खुश नहीं है, लेकिन क्या यह सच है या बस मेरा डर? उसने आगे लिखा, मुझे अब तक अपने काम के लिए अप्रिसिएशन मिला है, शायद यह सिर्फ एक फीडबैक था जिससे मैं और इम्प्रूव कर सकता हूं। जैसे जैसे वो लिखता गया, उसे एहसास हुआ कि उसकी सोच कितनी नेगेटिव थी और कैसे जर्नलिंग ने उसे एक क्लियर और बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव दिया। उसने डायरी बंद करते हुए सोचा, ये जर्नलिंग तो एकदम थेरेपी जैसा फील दे रहा है। इसके बाद उसने पढ़ा ग्राउंडिंग टेक्निक्स के बारे में। किताब में लिखा था, ग्राउंडिंग एंकर्स यू इन द प्रेजेंट मोमेंट। यूज द 5-4-3-2-1 टेक्निक। नेम 5 थिंग्स यू कैन सी, 4 यू कैन टच, 3 यू कैन हियर, 2 यू कैन स्मेल एंड 1 यू कैन टेस्ट। किशोर ने इसे आजमाने का फैसला किया। उसने अपने आसपास देखा, ठीक है, 5 चीजें जो मैं देख सकता हूं, मेरी टेबल, लैपटॉप, खिड़की से दिखता पेड़, चाय का कप और वो दीवार पर लगी घड़ी। उसने अपनी कुर्सी को छुआ और अपनी चाय के कप को महसूस किया। ये 4 चीजें थीं जिन्हें वो टच कर सकता था। फिर उसने सुना पंखे की आवाज, खिड़की के बाहर से आती गाड़ियों की हलचल और दूर किसी का गाना सुनाई दिया। उसने महसूस किया कि उसे हल्की सी चाय की खुशबू आ रही थी और जब उसने चाय का एक छोटा घूंट लिया तो उसकी टेस्ट बड्स ने उसे तुरंत कंफर्ट दिया। ये पूरी एक्सरसाइज करने के बाद उसे लगा कि उसका माइंड काल्म और सेंटर्ड हो गया था। उसने सोचा, यार ये टेक्निक तो काफी इफेक्टिव है, मैं इसे स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में यूज कर सकता हूं। अगले दिन ऑफिस में जब बॉस ने एक अर्जेंट डेडलाइन की बात की तो उसका एंग्जाइटी लेवल कुछ बढ़ गया, लेकिन इस बार उसने खुद को पैनिक करने से रोका। उसने अपनी जगह पर बैठकर डीप ब्रीथिंग की।
उसके बाद उसने सोचा, अभी ग्राउंड हो जाओ, पहले इमीडिएट टास्क्स को देखो। उसने अपनी टू डू लिस्ट निकाली और उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया। हर बार जब भी उसका माइंड एंग्शियस होने की कोशिश करता, वो अपनी चाय का एक घूंट लेता, अपने टेबल पर रखे पेन को ऑब्जर्व करता और खुद को प्रेजेंट मोमेंट में खींच लाता। उसने महसूस किया कि इस माइंडफुलनेस टेक्निक ने उसे ना सिर्फ काल्म किया बल्कि उसे प्रोडक्टिव भी बना दिया। शाम को उसने अपने दोस्त रोहन से अपनी इन नई टेक्निक्स के बारे में बात की। रोहन ने कहा, यार ये सब तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम कहाँ है, मैं तो सुबह से रात तक भागदौड़ में रहता हूं। किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई ये टेक्निक्स ज्यादा टाइम नहीं लेती, बस 5 मिनट का काम है। डीप ब्रीदिंग और ग्राउंडिंग तो मैं ऑफिस में ही कर लेता हूं, जर्नलिंग के लिए भी मुझे बस 10 मिनट चाहिए। रोहन ने सोचा और कहा, ठीक है, मैं भी ट्राई करूंगा, वैसे भी मेरा माइंड ओवरथिंकिंग से भरा रहता है। कुछ दिनों बाद किशोर ने महसूस किया कि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस ने उसकी लाइफ में काफी फर्क ला दिया था। वो अब छोटी छोटी बातों पर फिक्र नहीं करता था। उसने अपने हर दिन के लिए एक रूटीन बना लिया था। सुबह उठते ही 5 मिनट डीप ब्रीदिंग, रात को सोने से पहले जर्नलिंग और दिन के बीच में जब भी वो एंग्शियस महसूस करता, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। उसने अपनी डायरी में लिखा, माइंडफुलनेस मेरी लाइफ को बैलेंस में ला रही है। ये टेक्निक्स मुझे सिखा रही हैं कि कैसे मैं हर मोमेंट को फुली एक्सपीरियंस करूं, बिना चिंता और ओवरथिंकिंग के। एक दिन जब उसका दोस्त नितिन उससे मिलने आया तो उसने कहा, यार मैं हमेशा सोचता हूं कि मेरी लाइफ में इतना स्ट्रेस क्यों है, लेकिन अब जब मैं तुझे देखता हूं तो लगता है कि तू बहुत चिल हो गया है। कैसे? किशोर ने उसे अपनी माइंडफुलनेस जर्नी के बारे में बताया। उसने डीप ब्रीदिंग, जर्नलिंग और ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस को समझाया। नितिन ने कहा, यार ये तो मुझे भी ट्राई करना चाहिए, खासकर ग्राउंडिंग वाला टेक्निक। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बस फ्यूचर के बारे में सोचता रहता हूं और प्रेजेंट को एंजॉय ही नहीं करता। किशोर ने कहा, भाई ये सच में गेम चेंजर है, और सबसे बड़ी बात, ये सब इतना सिंपल है कि कोई भी कर सकता है। उस रात किशोर ने किताब का अगला पन्ना पलटा और सोचा, चलो देखते हैं अब अगला लेसन क्या है। उसने चाय का एक आखिरी घूंट लिया और पढ़ने लगा। किशोर ने अगला पन्ना पलटा जहां लिखा था, शिफ्ट फ्रॉम वरिंग टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसने तुरंत सोचा, यार ये तो मेरे लिए लिखा गया है। ओवरथिंकिंग और मैं जैसे चाय और बिस्कुट साथ में हमेशा तैयार रहते हैं। किताब के पहले ही पैराग्राफ ने उसकी आंखें खोल दी। ओवरथिंकिंग प्रॉब्लम्स रेयरली लीड्स टू सॉल्यूशंस, इंस्टेड एलोकेट स्पेसिफिक टाइम फॉर एक्शनेबल प्लानिंग। किशोर को याद आया कि पिछले हफ्ते उसने अपनी सेविंग्स और एक्सपेंसेस को लेकर कितना परेशान किया था। वो अपने मंथली एक्सपेंसेस का हिसाब कर रहा था और एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। बस वहीं से उसके मन में चिंता का जाल बनने लगा। यार अगर मैं बजट हैंडल नहीं कर पाया तो क्या होगा, अगर कोई इमरजेंसी आ गई, कहीं मैं अपनी सेविंग्स खत्म तो नहीं कर रहा। इन सब सवालों के जवाब उसके पास नहीं थे, लेकिन फिर भी दिमाग ने एक इमेजिनरी डिजास्टर मूवी बना डाली थी। किताब पढ़ते पढ़ते उसने महसूस किया कि वो हर प्रॉब्लम को बस सोच सोच कर बड़ा बना लेता है, जबकि सॉल्यूशंस की ओर बढ़ता ही नहीं। किताब में लिखा था, आस्क व्हाट्स वन स्टेप आई कैन टेक राइट नाउ, दिस ब्रेक्स साइकिल्स ऑफ रूमिनेशन। उसने तुरंत ही अपनी डायरी निकाली और लिखा, मुझे क्या करना चाहिए। उसने बजट की बात को लेकर अपने सवाल को सिंप्लीफाई किया। 1, इस महीने के खर्चों को कैटेगराइज करो। 2, इमरजेंसी फंड अलग रखो। 3, अननेसेसरी एक्सपेंसेस कट करो। फिर उसने सोचा, यार ये तो मैं अभी भी कर सकता हूं। उसने अपना फोन उठाया, एक्सपेंसेस की एक स्प्रेडशीट बनाई और अपने पैसे को कैटेगरीज में बांट दिया। जब ये हो गया तो उसने खुद को देखा और मुस्कुराया। यार ये इतना भी मुश्किल नहीं था। किशोर ने एक और उदाहरण याद किया। पिछले महीने ऑफिस में उसकी प्रेजेंटेशन से पहले वो इतना वरी कर रहा था कि प्रेजेंटेशन के पॉइंट्स भूलने लगा। क्या होगा अगर मैं स्लाइड भूल जाऊं? अगर क्लाइंट को मेरी बात समझ नहीं आई तो? अगर सबके सामने एम्बैरेस हो गया तो? लेकिन अब जब उसने किताब पढ़ी तो उसे समझ आया कि वरी करने से कुछ भी सॉल्व नहीं होता। उसने सोचा, काश उस वक्त मैंने सोचा होता, व्हाट्स वन स्टेप आई कैन टेक राइट नाउ। शायद एक बार स्लाइड्स दोबारा देख लेता।
किताब में एक और इंटरेस्टिंग बात थी, एलोकेट स्पेसिफिक टाइम फॉर एक्शनेबल प्लानिंग। किशोर ने तुरंत इसे अपने स्केड्यूल में डालने का फैसला किया। उसने सोचा, मैं रोज रात को 15 मिनट अपने अगले दिन की प्लानिंग के लिए रखूंगा। उस रात उसने अपनी टू डू लिस्ट बनाई। 1 ऑफिस टास्क फिनिश करना, 2 ग्रोसरी शॉपिंग, 3 इवनिंग में 15 मिनट जर्नलिंग। सुबह जब वो उठा तो उसे क्लैरिटी महसूस हुई। पहली बार ऐसा लगा कि दिन शुरू करने से पहले उसका माइंड क्लियर है। उसने किताब में पढ़ा, रुमिनेशन ऑफ्टन कम्स फ्रॉम फियर ऑफ द अननोन, ब्रेकिंग डाउन टास्क्स इनटू एक्शनेबल स्टेप्स रिड्यूसेस दैट फियर। किशोर को एहसास हुआ कि उसकी ज्यादातर ओवरथिंकिंग का कारण यही था, फियर ऑफ अननोन। जब भी कोई नया टास्क आता, वो ये सोचकर डर जाता कि क्या वो इसे सही से कर पाएगा या नहीं। लेकिन अब उसने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाने का सोचा, हर बड़े टास्क को छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में डिवाइड करना। उसने ऑफिस के एक मुश्किल प्रोजेक्ट पर यह स्ट्रैटेजी अप्लाई की। पहले तो प्रोजेक्ट को देखकर वो डर गया था, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, किशोर बस एक स्टेप उठा, एक बार इनिशियल रिसर्च कर ले, फिर बाकी स्टेप्स धीरे धीरे करते रहेंगे। जैसे ही उसने प्रोजेक्ट को स्टेप्स में डिवाइड किया, उसका डर गायब हो गया और काम शुरू हो गया। एक दिन किशोर अपने दोस्त रोहन से मिला। रोहन ने शिकायत की, यार मेरी लाइफ में सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, हर चीज बस कंफ्यूजिंग और स्ट्रेसफुल है। किशोर ने उसे किताब से सीखी बातें बताईं। उसने कहा, देख, वरी करने से कुछ भी सॉल्व नहीं होता, बस खुद से पूछ, अभी मैं एक छोटा सा स्टेप क्या उठा सकता हूं। रोहन ने उसे देखा और कहा, यार ये तो काफी सिंपल लगता है, लेकिन क्या सच में काम करता है? किशोर हंसा और बोला, भाई मैं खुद इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, बिलीव मी, ये बहुत काम का है। पहले तो मुझे हर चीज इम्पॉसिबल लगती थी, लेकिन अब मैं बस टास्क्स को छोटे स्टेप्स में डिवाइड करता हूं और एक एक करके सॉल्व करता हूं। कुछ हफ्तों बाद किशोर ने नोटिस किया कि उसकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आ चुका है। अब वो प्रॉब्लम्स पर वरी करने के बजाय उन्हें सॉल्व करने में टाइम लगाता था। उसने महसूस किया कि लाइफ में प्रॉब्लम्स हमेशा आएंगी, लेकिन उनका सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब वो एक्शन लेगा। उस रात उसने किताब का अगला पन्ना पलटा और सोचा, चलो देखते हैं अब नेक्स्ट लेसन क्या है। उसने खुद से कहा, हर चैप्टर के साथ मैं कुछ बेटर होता जा रहा हूं, ये किताब तो मेरी लाइफ की कोर्स करेक्टर बन गई है। किशोर ने किताब का अगला पन्ना पलटा और उसने खुद को महसूस किया कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी सोच बदल रही थी। किताब ने उसे जो टूल्स दिए थे, उन्होंने उसकी जिंदगी को प्रैक्टिकल तरीके से सिंप्लीफाई करना शुरू कर दिया था। उसने चैप्टर्स पढ़ पढ़कर जो सीखा, वो अब उसकी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका था। हर बार जब वह किसी समस्या के सामने खड़ा होता, तो पहले की तरह पैनिक करने या वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में सोचने के बजाय वह पॉज लेकर सोचता, ठीक है, अब मैं इसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकता हूं। जैसे जैसे वह अपनी जर्नी में आगे बढ़ा, उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में एक नई क्लैरिटी आ गई है। उसने अपनी इमोशंस और थॉट्स को मैनेज करना सीख लिया था। अब न तो वह खुद पर शुड वाले गिल्ट लादता था, न ही नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स में फंसता था। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा क्राइसिस आ गया। एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट बीच में अटक गया और पूरी टीम प्रेशर में थी। पहले वाला किशोर होता तो शायद इतना स्ट्रेस लेता कि काम ही नहीं कर पाता, लेकिन अब वह काल्म था। उसने खुद से पूछा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं अभी क्या कर सकता हूं। उसने प्रॉब्लम को स्टेप्स में डिवाइड किया। 1, सबसे पहले क्लाइंट से एग्जैक्ट इशू समझो। 2, टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। 3, इमीडिएट फिक्सेस पर काम शुरू करो। उसकी काल्म और लॉजिकल अप्रोच ने टीम को इंस्पायर किया और कुछ ही घंटों में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बाद में उसके मैनेजर ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, किशोर, तुमने सिचुएशन को जितनी मैच्योरिटी से हैंडल किया, वह काबिले तारीफ है। तुम्हारी अप्रोच ने सबका कॉन्फिडेंस बढ़ाया। उस दिन किशोर को एहसास हुआ कि उसने ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक बेहतर लीडर बनने का रास्ता शुरू कर दिया है। किशोर ने किताब के आखिरी चैप्टर्स में एक बड़ी बात पढ़ी, लाइफ इज नॉट अबाउट अवॉइडिंग प्रॉब्लम्स बट अबाउट लर्निंग टू हैंडल देम इफेक्टिवली। उसने सोचा, यार ये तो बिल्कुल सही बात है। पहले मैं प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने की कोशिश करता था, लेकिन अब मैं उनसे फेस टू फेस डील करता हूं। और सच कहूं तो इससे मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ गई है। धीरे धीरे
उसने माइंडफुलनेस टेक्निक्स को अपनी लाइफ में पूरी तरह इंटीग्रेट कर लिया। हर सुबह 10 मिनट की डीप ब्रीदिंग और जर्नलिंग उसकी हैबिट बन गई। उसने एक ग्रैटिट्यूड जर्नल भी शुरू किया, जिसमें वह रोज 3 चीजें लिखता था जिनके लिए वह थैंकफुल था। उसने अपने दोस्तों और परिवार से भी इस बदलाव के बारे में बात की। उसकी माँ ने एक दिन कहा, तू पहले बहुत परेशान और चिड़चिड़ा रहता था, लेकिन अब तेरे अंदर एक अजीब सी शांति दिखती है। ये सब कैसे हुआ? किशोर मुस्कुराया और बोला, माँ, मैंने बस अपने सोचने का तरीका बदल दिया है। मैं हर बात को प्रॉब्लम की तरह देखने के बजाय उसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ और बस छोटी छोटी हैबिट्स से शुरुआत की है। उसने महसूस किया कि उसकी रिलेशनशिप्स भी इम्प्रूव हो रही थीं। पहले जहां वह छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाता था, अब वह काल्मली सिचुएशंस को हैंडल करता था। उसने एम्पैथेटिक लिसनिंग सीखी और दूसरों को समझने की कोशिश करना शुरू किया। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।